मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। वंदे मातरम, भारत माता की जय। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ, कुशल और मंगल होंगे और अपना पूरा ख्याल रख रहे होंगे। देखो, अपन ने जो पिछले वीडियो तक जो बात की थी वो एक्सरसाइज 3.2 के अंदर क्वेश्चन 1 से लेकर 17 तक कर ली थी। अब अपन इस वीडियो में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 से ही। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 में आपको क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 18 आपको ये दे रखा है, ए मैट्रिक्स दे रखी है और एक आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जो दो, उसकी कोटि 2 यानी 2/2 की मैट्रिक्स है। और आपको उस अवयव के लिए सिद्ध करना है कि आई प्लस ए किसके बराबर होता है, आई माइनस ए और इस मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई के बराबर, यानी ये दोनों पार्ट आपको बराबर इक्वल प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए अपन क्या करना पड़ेगा, एक बार एलएचएस को लाना पड़ेगा, जो एलएचएस होगा वो आरएचएस लाना पड़ेगा। तो इसके लिए अपन एक काम करते हैं, सबसे पहले एलएचएस को सोल्व कर लेते हैं। तो एलएचएस के लिए लिखेंगे टेकिंग एलएचएस। टेकिंग एलएचएस क्या लिया आपने, आपका है आई प्लस ए, ये एलएचएस है। ठीक है, तो आई मैट्रिक्स आपको पता है, आई क्या आपकी आई मैट्रिक्स आपको बताया था 2/2 की कोटि की लेनी है। तो ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई 2/2 की, प्लस ए 2/2 की क्यों ली, क्योंकि जितने बाई जितने की मैट्रिक्स ये है उतने बाई उतने की ये चीज कोटि समान होगी तभी तो जुड़ेगी। तो इसलिए ए मैट्रिक्स माइनस का tan α/2, ये है tan α/2 और ये हो गया आपके पास 0। ओके, अब दोनों को ऐड किया तो संगत अवयव जुड़ेंगे, 1 और 0 हो गया 1, 0 और माइनस का tan α/2 हो गया माइनस का tan α/2 और 0 और tan α/2 हो गया जुड़ के tan α/2 और 1 प्लस 0 हो गया 1, यानी ये फाइनली आपके पास आई प्लस ए को आपने सोल्व किया तो ये आपके आंसर आया। ठीक है, अब आप इसको भी सोल्व करोगे आरएचएस पार्ट को, वो भी ये आना चाहिए, तब होगा एलएचएस बराबर आरएचएस। तो ये एलएचएस आपने सोल्व कर लिया। अब दूसरा काम अपन का क्या है, टेकिंग आरएचएस। आरएचएस को सोल्व करते हैं। आरएचएस को लो, आरएचएस क्या आपका आई माइनस ए और ये दे रखा है, इसके बाद मैट्रिक्स दे रखी मल्टीप्लाई में कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा और कोस अल्फा। इसको सिंपल करो, कैसे करेंगे देखो। देखो आई माइनस ए, सबसे पहले आई माइनस ए को सोल्व करो। आई माइनस यानी आई का मतलब इस ब्रैकेट को सोल्व करो। आई का मतलब 2/2 की मैट्रिक्स आइडेंटिटी, ये लो, माइनस ए आपको प्रश्न में दे रखा कितना है 0, माइनस के tan α/2 और ये हो गया tan α/2 और ये हो गया आपके पास 0। ओके, यहां तक समझ में आया। और इस ब्रैकेट को क्लोज, इस ब्रैकेट को लिखा अभी मैंने आई माइनस ए की फॉर्म में। ओके, अब इसको इस वाले मैट्रिक्स को मैं लिख रहा हूं यहाँ पे कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ये हो गई साइन अल्फा और ये हो गया आपके पास कोस अल्फा। ओके, अब देखो आई माइनस ए को सोल्व कीजिए। आई माइनस संगत अवयव घटेंगे, ये मैट्रिक्स क्या बनेगी 1 माइनस 0 1, 0 माइनस माइनस प्लस, तो 0 माइनस माइनस प्लस यानी 0 प्लस tan अल्फा, यानी क्या हो गया ये tan α/2 हो गया। ठीक है, और 0 माइनस tan α/2 क्या बनेगा माइनस के tan α/2 और ये 1 माइनस 0 क्या बनेगा 1, यानी ये मैट्रिक्स यहाँ पे आ गई। और ये वाली मैट्रिक्स ऐसे की ऐसी क्या दे रखी है कोस अल्फा माइनस के साइन अल्फा, ये हो गया साइन अल्फा, थोड़ी सी इसके नीचे लिख देते हैं साइन अल्फा और ये हो गया आपके पास कोस अल्फा। अब दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, सोल्व करेंगे। कैसे होते हैं, रो को कॉलम से, पहले वाली रो को पहले वाली कॉलम से, फिर इस रो को इसी कॉलम से दूसरे वाले से। अब देखो इसका मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ बराबर लगाते रहो। देखो पहली वाली रो के पहले अवयव से पहला अवयव, दूसरे वाले से दूसरा अवयव, गुणा करके जोड़ना है। तो 1 इंटू कोस अल्फा हो गया कोस अल्फा प्लस ये हो जाएगा tan α/2 इंटू साइन अल्फा। ये अवयव तो पहली रो को पहले कॉलम से कर दिया, अब पहली रो को दूसरे कॉलम से, 1 इंटू माइनस साइन अल्फा हो जाएगा माइनस का साइन अल्फा प्लस tan α/2, इससे गुणा होगा, ये हो गया tan α/2 कोस अल्फा, ये इसके साथ हो गया। ओके, अब पहली रो को दूसरे कॉलम से कर दिया आपने, अब दूसरी रो को पहले वाले कॉलम से करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास माइनस के tan α/2 और ये हो गया आपके पास
देखो माइनस के टेन अल्फा बाई टू कोस अल्फा और एक साइन अल्फा से गुणा हुआ प्लस का साइन अल्फा, ठीक है। और अब इसको दूसरी रो को दूसरे कॉलम से गुणा करो तो ये हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया टेन अल्फा बाई टू साइन अल्फा और प्लस कोस अल्फा, ये इसका मल्टीप्लाई हो गया। देखो प्यारे विद्यार्थियों, अब आपने इस मैट्रिक्स को इससे गुणा तो कर दिया, गुणा करने के बाद आपको क्या करना है, गुणा करने के बाद अपन क्या करेंगे, इधर लिखना, इधर लिख रहा हूं मैं, ठीक है। देखो टेन अल्फा बाई टू को भी साइन अल्फा कोस अल्फा में चेंज कर लो, ठीक है, क्योंकि टेन जब साइन कोस में चेंज होगा तो साइन कोस के सारे पद आ जाएंगे, तो फिर कुछ ना कुछ फॉर्मूला 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्रिक से बन जाएगा। देखो ये हो जाएगा आपके पास, इसको सोल्व किया अपन ने, क्या बन रहा है ये दे रखा आपको कोस अल्फा प्लस टेन अल्फा बाई टू को लिखेंगे साइन अल्फा बाई टू अपॉन कोस अल्फा बाई टू, लिख दिया, साइन अपॉन कोस में चेंज कर दिया, और ये साइन अल्फा ऐसा का ऐसा। इसी प्रकार इसके नेक्स्ट देखो माइनस का साइन अल्फा, ठीक है, प्लस टेन अल्फा बाई टू को यहाँ पे भी चेंज कर देंगे, किसमें, साइन अल्फा बाई टू कोस अल्फा बाई टू में चेंज कर दिया, और इसके बाद क्या लिखा हुआ ये कोस अल्फा, तो मैंने यहाँ लिख दिया ये कोस अल्फा। ओके, आई बात समझ में, कुछ नहीं किया, कोस अल्फा प्लस टेन अल्फा बाई टू को साइन अल्फा बाई टू कोस अल्फा बाई टू में लिख दिया, ये ऐसा का ऐसा, ये ऐसा का ऐसा, यहाँ पे भी टेन अल्फा बाई टू को साइन अल्फा बाई टू कोस अल्फा बाई टू में लिख दिया, ये ऐसा का ऐसा। अब इनको भी ये और है ना इसके अंदर अवयव, देखो इसको भी ऐसे करो, इस टेन अल्फा बाई टू को भी माइनस के साइन अल्फा बाई टू अपॉन कोस अल्फा बाई टू इसमें चेंज कर दो, ठीक है, कर दिया, और ये आपके लिखा हुआ कोस अल्फा, ये लिख दिया कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा देर का ये साइन अल्फा। ओके, अब देखो इसके आगे टेन अल्फा बाई टू इसको भी चेंज कर दो, साइन अल्फा बाई टू अपॉन कोस अल्फा बाई टू, कर दिया चेंज, ये साइन अल्फा एजेटिक प्लस कोस अल्फा एजेटिक। यहाँ सभी पद अब साइन अल्फा कोस अल्फा में आ गए, तो अब अपन इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखो एलसीएम ले लेना, क्योंकि यहाँ भिन्न आ गई, ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या आएगा, यहाँ पे कोस अल्फा बाई टू आएगा, इसका एलसीएम कोस अल्फा बाई टू आएगा, तो ये हो गया कोस अल्फा बाई टू, और यहाँ पे क्या बचा, साइन अल्फा बाई टू। इसी प्रकार यहाँ पे भी एलसीएम लिया, यहाँ पे भी एलसीएम क्या आएगा, कोस अल्फा बाई टू, तो ये क्या बचेगा, यहाँ माइनस है तो साइन अल्फा कोस अल्फा बाई टू, और ये हो गया प्लस साइन अल्फा बाई टू और कोस अल्फा, ये यहाँ पे बच गया, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे भी एलसीएम आएगा कोस अल्फा बाई टू, तो इसका एलसीएम आ गया, ये यहाँ पे हो गया माइनस का साइन अल्फा बाई टू कोस अल्फा प्लस ये हो गया साइन अल्फा कोस अल्फा बाई टू, इसी प्रकार यहाँ पे भी एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम भी आएगा कोस अल्फा बाई टू। अब देखो कोस अल्फा बाई टू आ गया, यहाँ पे क्या बनेगा, ये यहाँ पे हो गया साइन अल्फा बाई टू साइन अल्फा, तो साइन अल्फा वाले बड़े एंगल को पहले लिख दो, साइन अल्फा बाई टू, ठीक है, प्लस लग रहा तो प्लस कोस अल्फा बाई टू, ठीक है। इसको अब अपन देखो, अब आपने 11th क्लास में फॉर्मूले पढ़े थे, उस टाइप में कन्वर्ट हो गया क्वेश्चन। कैसे, आपने पढ़ा था कोस एक्स कोस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई, कोस एक्स माइनस कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ऐसे फॉर्मूले पढ़े होंगे आपने, ठीक है। तो वो फॉर्मूले में आपको मेरे पास जगह नहीं है, वरना मैं लिख के बताता, ठीक है। तो कुल मिला के ये आपके फॉर्मूला हुआ, ये आपके कोस एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला हो रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया कोस, देखो एक्स यानी अल्फा एंगल ले लो पहले, देखो आप पहले अल्फा लो चाहे अल्फा बाई टू लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर मान लो आप जैसे अल्फा लिया मैं, है ना, ये कोस एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला है, तो एक अल्फा माइनस अल्फा बाई टू लिया, ठीक है। अगर आप इसको अल्फा बाई टू माइनस अल्फा लिख दोगे तो ही कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि वो मान लो फिर अल्फा माइनस अल्फा बाई टू तो आएगा देखो प्लस का अल्फा बाई टू, अगर इसको आप अल्फा बाई टू माइनस अल्फा लिखते हो तो वो आएगा फिर आपके पास माइनस का अल्फा बाई टू। तो यहाँ देखो कोस माइनस एक्स, वापिस एक फॉर्मूला पढ़ा आपने 11वीं में, कोस एक्स होता कि नहीं होता है,
तो इसलिए ये वापस प्लस का हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आगे पीछे लिखने से यहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब सब यहाँ ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, ये देखो हमेशा ये प्लस वाली टर्म को आगे पढ़ो, माइनस वाली को पीछे पढ़ो। ये पढ़ो साइन एक्स कोस वाई, साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई, इस टाइप का ये फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं बन रहा है। यानी ये फॉर्मूला आपके बन रहा है साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला। तो ये बन रहा है साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला। अब आप किसको एक्स मानो किसको वाई मानो, देखो कोस में कोई दिक्कत नहीं है, किसको भी आगे पीछे लिखो, क्योंकि कोस माइनस एक्स भी बनेगा तो वापस कोस एक्स बना देगा, और कोस एक्स वैसे कोस एक्स ही रहेगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, ध्यान देना कि प्लस वाली टर्म को पहले देखना हमेशा, क्योंकि जो साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला है, साइन एक्स माइनस वाई का जो फॉर्मूला होता है उसमें प्लस वाली टर्म पहले आती है, तो प्लस वाली टर्म को यहाँ पहले देखेंगे। तो यहाँ से क्या आ रहा है, साइन एक्स कोस वाई, यानी एक्स एंगल अल्फा बाई 2 लेना आपको, ठीक है, और वाई एंगल कौन सा लेना, अल्फा लेना, ठीक है। आगे ध्यान में प्लस वाली टर्म में देखना है साइन एक्स कोस वाई, तो एक्स एंगल ये हो गया, वाई एंगल ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे आगे पीछे यहाँ पे एंगल का पूरा ध्यान रखना। अब ये माइनस आ रहा है इसलिए साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई टाइप का फॉर्मूला हो गया, तो ये साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब देखो इसके बाद इसको देखो, ये फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला देखो ये भी ऐसे ही है, साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई की जैसा, ठीक है। तो ये बन रहा है, ये भी साइन का फॉर्मूला साइन। अब इसमें एक्स एंगल कौन सा लोगे, एक्स एंगल ध्यान देना प्लस वाली टर्म में पहला वाला एंगल, प्लस वाली टर्म में पहला वाला ये वाला अल्फा वाला, साइन एक्स कितना है ये अल्फा, साइन एक्स कोस वाई, वाई एंगल कितना आपका अल्फा बाई 2, ये अल्फा बाई 2, ओके। ये हो गया आपके पास माइनस, क्योंकि माइनस वाला फॉर्मूला है साइन एक्स माइनस वाई का। ये कौन सा हो गया, ये कोस एक्स कोस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई, ठीक है। ये हो गया कोस एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला ये भी, तो ये हो गया आपके पास कोस एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला। इसमें आप बड़ा पहले लिखो छोटा पहले लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें, ठीक है, क्योंकि कोस माइनस एक्स भी वापस कोस एक्स ही हो जाता है। अब इसके बटे हुए के मैंने हर को नहीं लिखा, इसके बटे हुए वाले हर को मैं लिख रहा हूँ, जगह नहीं मेरे पास, यही लिख देता हूँ। ये इसके बटे हुए में था कोस अल्फा बाई 2, और इसके बटे में भी था कोस अल्फा बाई 2, और इसके बटे में भी था कोस अल्फा बाई 2, और इसके बटे में भी था कोस अल्फा बाई 2, ठीक है। अब देखो इसके बाद फाइनली जब आपने इसको सोल्व किया तो आपको क्या मिला, देखो कोस, यहां से देखना कोस अल्फा माइनस अल्फा बाई 2, यानी कोस अल्फा बाई 2 हो गया कि नहीं हो गया, ऊपर रह गया आपके पास कोस अल्फा बाई 2, ये यहाँ पे आ गया। और इसके डिवाइड में क्या दे रखा आपको, कोस अल्फा बाई 2 ही तो दे रखा है, ये दे रखा सा। अब यहाँ पे देखो इसको घटाओ, अल्फा बाई 2 माइनस अल्फा, तो यहाँ से माइनस का अल्फा बाई 2 रहेगा, तो साइन माइनस का अल्फा बाई 2, यानी साइन माइनस एक्स बराबर क्या होता है, माइनस का साइन एक्स होता कि नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पे माइनस के साइन अल्फा बाई 2 रह जाएगा, ठीक है। मतलब माइनस यहाँ पे होगा उसको बाहर ले लेंगे, क्योंकि जब अल्फा बाई 2 माइनस अल्फा करोगे तो माइनस का अल्फा बाई 2 मिलेगा, तो साइन माइनस एक्स बराबर पर 11th में फॉर्मूला पढ़ा था माइनस का साइन एक्स होता है ना, तो वहां से ये हो जाएगा। अब देखो और बटे में इसके क्या चल रहा है, कोस अल्फा बाई 2, यहाँ देखो ये क्या बचेगा, यहाँ पे देखो साइन अल्फा माइनस अल्फा बाई 2, तो ये ऊपर बचेगा, एक अल्फा में से आधा अल्फा गया, कितना बचेगा अल्फा बाई 2 ही तो बचेगा, और बटे में क्या है इसके कोस अल्फा बाई 2। यहाँ पे देखो कोस अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 क्या बचेगा, कोस अल्फा बाई 2 ही बचेगा, ठीक है। और ये हो गया कोस अल्फा बाई 2, देखो कोस अल्फा बाई 2 से कोस अल्फा बाई 2 कट गया, क्या बचा 1, साइन एक्स बटा कोस एक्स क्या बनता है 10x, तो ये हो गया माइनस के 10 अल्फा बाई 2, माइनस है बाहर है ना, ये हो गया, ये भी आपका 10 अल्फा बाई 2 हुआ कि नहीं हुआ, और ये हो गया आपके पास सेम कट गया, 1 आ गया, ये आपके बराबर किसके आया RHS, देखो ये आपका RHS आ गया, इसका LHS देखो आप, LHS क्या ऐसा ही था क्या, RHS भी ऐसा ही है। अब इसका मतलब दोनों ही बात बराबर हो गई, ठीक है। तो अतः लास्ट में लिख देंगे LHS बराबर RHS, तो ये क्वेश्चन आपके सोल्व हो गया, ठीक है। इसको
एक बार वापस से देखना अच्छे से, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। हाँ तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 दिखने पे बहुत बड़ा है, लेकिन इसका सॉल्यूशन इतना बड़ा नहीं है, आराम से छोटा सा सॉल्यूशन है। ठीक है, इसमें कॉन्सेप्ट है कि इसमें ऐसा कॉन्सेप्ट है कि कभी भी आपको टोटल प्राइस या कभी भी टोटल निकालना हो आपको कंप्लीट, तो उसको कैसे निकालते हैं उसका एक छोटा सा ये उदाहरण है। इसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन है और उसके बाद एक नेक्स्ट और क्वेश्चन है 20वां, दोनों क्वेश्चन इसी प्रकार के। तो देखो, आपको एक व्यापार संघ है, उसके पास क्या है 30,000 रुपए का कोर्स है, 30,000 रुपए पड़े हुए हैं। अब वो क्या कि दो डिफरेंट उसके पास ब्रांड होगी और उसमें वो निवेशित करना चाहता है। ठीक है, उसमें निवेश लगाना, उसमें इन्वेस्ट करना चाहता है। तो फर्स्ट ब्रांड पे वो 5% वार्षिक ब्याज और सेकंड ब्रांड पे 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त हो रहा है उसको। ठीक है, और आव्यूह गुणन का प्रयोग करके आपको ये निर्धारित करना है कि 30,000 रुपए के कोर्स को दो प्रकार के ब्रांडों में निवेश किस प्रकार से किया जाए कि आपके इसके दो प्रश्न है। 1,800 रुपए हो, वार्षिक ब्याज 1,800 रुपए मिले, और एक कंडीशन ये कि वार्षिक ब्याज 2,000 रुपए हो। ठीक है, तो दोनों कंडीशनों को करने के लिए देखो, जब भी आपको ऐसे टोटल पूछे ना, टोटल मतलब ये क्या पूछ रहा है, 1,800 रुपए हो, 2,000 रुपए हो, टोटल बताने आपको। ठीक है, तो हमेशा मैट्रिक्स गुणन का ही प्रयोग करना है। तो इसमें देखो, आप मैट्रिक्स गुणन का प्रयोग कैसे करोगे, सबसे पहले ये देखो दो मैट्रिक्स आपके पास कौन कौन सी आ रही है। मैट्रिक्स आपके पास दो, एक तो निवेश करने वाली आ रही और एक ब्याज की दर वाली आ रही, दो ही चीजें आ रही। ठीक है, तो सबसे पहले निवेश वाली मैट्रिक्स बनाने के लिए अपन लिख लेते हैं यहाँ, माना ये जो प्रथम ब्रांड है ना, ठीक है, माना जो फर्स्ट ब्रांड है, ठीक है, तो माना फर्स्ट ब्रांड, ये जो ब्रांड है इसमें इसने निवेश किए, ये निवेश किए इसने, मान लो इसमें x रुपए निवेश किए। ठीक है, तथा ये जो सेकंड है ना, सेकंड ब्रांड, इसमें इसने निवेश किए, कितने करेगा बताओ निवेश, जब उसके पास 30,000 रुपए हैं, 30,000 रुपए में से x रुपए इसने फर्स्ट ब्रांड में दे दिए, तो सेकंड ब्रांड में क्या देगा, 30,000 में से x निकाल के देगा। ठीक है, तो सेकंड ब्रांड में रहेगा 30,000 माइनस x, ये रुपए इसको सेकंड ब्रांड में निवेश करेगा। तो आपको ये निवेश पता चल गया फर्स्ट ब्रांड और सेकंड ब्रांड का। तो एक मैट्रिक्स तो ऐसी बनेगी। ठीक है, तो अतः अपन लिख सकते हैं, देखो आपके पास निवेश आ गया, एक तो निवेश कितना आया, निवेश की एक मैट्रिक्स बनाओ। देखो, निवेश की मैट्रिक्स आप अगर रो बनाते हो तो ब्याज की मैट्रिक्स कॉलम बनाना, अगर निवेश की मैट्रिक्स कॉलम बनाते हो, ठीक है, कॉलम के रूप में, तो आप ब्याज की मैट्रिक्स को रो के रूप में बनाना। क्यों, क्योंकि मैट्रिक्स गुणन में क्या होता है, रो कॉलम से गुणा होती है। तो इधर पहली वाली जो ब्रांड है वो इधर पहले वाले ब्याज की दर से गुणा होगी, ब्रांड की ब्याज से। ठीक है, तो इसलिए आपको इसमें इधर एक में रो लिख रहे हो तो एक को कॉलम में लिखना है, इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि गुणन के अंदर रो कॉलम से गुणा होती है। तो निवेश देखो, एक पे x किया और एक पे 30,000 माइनस x किया, तो ये तो आपके पास निवेश वाली मैट्रिक्स हो गई। और एक आपके पास ब्याज की दर, एक आपके पास ब्याज की दर वाली मैट्रिक्स। तो ब्याज की दर वाली मैट्रिक्स देखो, इसको रो में लिख रहे हो तो ब्याज की दर वाली को लिखना कॉलम में। देखो क्यों, क्योंकि देखो x के लिए ब्याज पहले वाली यहां लिखेंगे और इसके लिए ब्याज दर नीचे लिखेंगे, तभी तो इसके निवेश की इसकी ब्याज से मल्टीप्लाई होगा, इसके निवेश का इसके ब्याज से मल्टीप्लाई होगा। तो एक रो एक कॉलम लिखना है। देखो इसकी ब्याज की दर क्या, तो एक तो दर की 5%, ठीक है, प्रथम ब्रांड पे, ये प्रथम ब्रांड पे, और इस पे 7% दे रखी है दूसरी वाली ब्रांड पे। ठीक है, तो दोनों की ब्याज की दर लिख ली। अब देखो, पहले वाली निवेश को पहले वाली ब्याज दर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और सेकंड वाली के लिए जो निवेश हुआ सेकंड वाली की ब्रांड की ब्याज दर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और देखो कंप्लीट इसका जो सॉल्यूशन, ए पार्ट कर रहा हूं मैं, ए पार्ट। अब ए पार्ट क्या बोल रहा है कि आपको इसमें इतना निवेश करें कि इस प्रकार की ब्याज दर हो कि आपको इसमें कितने रुपए मिले, 1,800 रुपए मिले। तो कुल मिला के इससे जो आपको टोटल रुपए मिलने चाहिए वो मिलने चाहिए ब्याज दर 1,800 रुपए। तो इसका सॉल्यूशन आना चाहिए, इसको हल करने के बाद जो आंसर आएगा वो 1,800 रुपए आने चाहिए आपके पास। कैसे आएंगे देखो, तो देखो सबसे पहले इसको सोल्व करो, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, तो ये हो जाएगा x को 5% से गुणा किया, x इंटू 5% का मतलब हो गया 5/200 प्लस ये हो गया 30,000 माइनस x, इससे मल्टीप्लाई हुआ ये 7। ठीक है, तो 7% मतलब 7/200 और बराबर हो गया ये
1800। इसको जब मैंने और सोल्व किया तो ये हो गया 5x बटे 100 प्लस, देखो यहाँ से इसको 7 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 7 3 21 और ये 1 2 3 4 जीरो लिख रहे हैं, लगा दिए। और ये बटे में क्या रह गया इसके पास 100। देखो एक बार 7 इससे मल्टीप्लाई हुआ, एक बार x से भी मल्टीप्लाई होगा तो 7x, ठीक है। यहाँ पे 7 बट्टा 100 को इससे 7 को इससे मल्टीप्लाई करके अंश में और बटे में 100 लगा दिया और बराबर क्या होना चाहिए 1800। अब देखो 100 एलसीएम सेम आ जाएगा इसका, ये 100 एलसीएम सेम आ गया, ठीक है। जब सेम आ गया ऊपर वाला ऐसे कैसे ऐड हो जाएंगे, 5x प्लस ये हो गया 2,10,000 माइनस के 7x और ये हो गया 1800। अब देखो ये वाला इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे क्या सिचुएशन बनेगी, यहाँ पे बचेगा 5x माइनस 7x यानी माइनस के 2x प्लस 2 लाख, ये हो गया 10,000, ठीक है। 2,10,000 हो गए और इधर 1800 से ये 100 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 1800 और 100 इधर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो फाइनली ये क्या रिजल्ट देगा, तो ये फाइनली ये देगा कि माइनस के 2x इधर के इधर रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या फिर एक काम करो माइनस के 2x को उधर भेज दो तो ये हो गया प्लस का 2x, ठीक है। इधर रह गया 2,10,000। अब देखो उधर से 1800 जब 100 से गुणा होगा ये बन जाएगा 1,80,000, तो ये इधर आएगा तो इधर माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको 1,80,000 ऐसे लिख देता हूँ और इधर क्या था 2x, तो माइनस का 2x उधर ट्रांसफर किया ओनली फॉर। तो 2,10,000 में से 1,80,000 गए तो कितने बचे, ठीक है। तो सीधी सी बात है इसमें बचे आपके पास 30,000 रुपए, ठीक है। 30,000 बचे यहाँ 2x। अब इस 2 से ये काट देगा 15 बार तो x बराबर आ गया 15,000। जब 15,000 रुपए x का मान आ गया ना, इससे ये पता चल रहा है अतः फर्स्ट ब्रांड पे निवेश यही पूछना चाह रहा है ये कितना, ठीक है, निवेश। तो फर्स्ट ब्रांड पे निवेश x माना था तो x का मान आपके पास आ गया 15,000 रुपए। अब यहां से सेकंड ब्रांड, तो 30,000 माइनस 15,000, ठीक है। तो 30,000 में से 15,000 गए तो कितने बचे 15,000, यानी सेकंड ब्रांड पे उसको 15,000 रुपए निवेश करने, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों में 15,000 रुपए निवेश करेगा तो उसको 1,800 रुपए ब्याज की दर मिल जाएगी, ठीक है, वार्षिक रूप से। अब जिस प्रकार आपने ए क्वेश्चन किया उसी प्रकार बी क्वेश्चन है, ठीक है। बी क्या है, 1,800 रुपए की जगह इसने बता दिया 2,000 रुपए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस 1,800 की जगह ये आपको 1,800 रुपए नहीं आने चाहिए, आपके पास 2,000 रुपए आने चाहिए। भाई आपके निवेश उसी प्रकार से 30,000 रुपए के निवेश कर रहा, ब्याज दर वो की वही है। अब लेकिन बस चेंजेज क्या आ गया इस सेकंड प्रश्न में, मैं यहीं पे करेक्शन करके लिख रहा हूँ कि 2,000 रुपए आने चाहिए। तो 1,800 की जगह कितने आने चाहिए 2,000, तो यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ 2,000, ठीक है। यहाँ पे भी 2,000 लिख दिए, यहाँ पे भी मैंने लिख दिया 2,000। देखो ये सॉल्यूशन मैट्रिक्स का गुणा ये तो सब सेम ही होगा ना, और यहाँ पे भी 1,800 की जगह हो गया ये 2,000, ठीक है। और यहाँ से देखो ये 2,000 हो गया। अब देखो 2,000 जब 100 से गुणा होगा तो आपको मिलेगा 2 लाख, अपन को मिलेगा अब 2 लाख, ठीक है। ये मिल गया अपन को 2,10,000 में से 2 लाख निकले तो कितने बचे 10,000, ठीक है। ये 2 से कट गया 5 बार तो 5,000 आ गए, ठीक है। यानी x का मान आपके पास आ गया 5,000। तो पहली वाली ब्रांड के लिए आपने निवेश 100 रुपए किए तो यानी 5,000, तो कितने करने पड़ेंगे आपको 5,000 रुपए, ठीक है। तो पहली वाली के 5,000 तो दूसरी वाली के कितने 30,000 माइनस x, मतलब 30,000 माइनस 5,000 तो कितने हो गए 25,000।
यानी आप अगर पहली वाली ब्रांड पे 5,000 रुपये, दूसरी वाली पे 25,000 निवेश करते हो तो आपको 2,000 रुपये वार्षिक ब्याज प्राप्त होगा। और अगर इससे पहले वाले क्वेश्चन में 1,800 रुपये ब्याज प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस पहली वाली ब्रांड में भी आपको 15,000 रुपये निवेश करने पड़ेंगे और दूसरी वाली ब्रांड में भी 15,000 रुपये निवेश करने पड़ेंगे। यानी यहाँ पे आपको टोटल प्राइस दे दी इसने, ये आना चाहिए। तो जब भी बात करेगा ना तो उसके लिए मैट्रिक्स गुणा के कंसेप्ट को ही काम में लेना, ठीक है। अभी एक और क्वेश्चन इसके आगे आएगा, उससे पता चल जाएगा आपको। हाँ, तो अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, जैसे क्वेश्चन नंबर आपने 19 किया होगा वैसा क्वेश्चन नंबर आपका 20 है। तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या करना आपको कि आपको एक स्कूल में पुस्तकों की दुकान है, उसमें कुछ दर्जन आपको रसायन की और कुछ दर्जन आपको भौतिक की और कुछ दर्जन आपको इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र की पुस्तकें दे रखी है और इनके विक्रय मूल्य भी दे रखे हैं। आपको अवयवों के बीजगणित का प्रयोग करके आपको ये बताना है कि पुस्तकों को बेचने पर उस दुकानदार को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी। यानी जब भी आपको टोटल की प्राप्त हो, जब भी टोटल प्राइस पूछ रहा है ना, तो जब भी टोटल की बारे में पूछे तो आपको मैट्रिक्स का गुणा यूज करना है, ठीक है। मैट्रिक्स गुणन की सहायता से क्या करना है, हमेशा टोटल निकाला जाता है। तो यहाँ पे अपन मैट्रिक्स गुणन का यूज करके टोटल निकालेंगे, जिस प्रकार पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था। देखो, सबसे पहले पुस्तकों की संख्या आपको दर्जन में दे रखी है, इसको आप संख्या में निकाल लो। पुस्तकों की संख्या, देखो पुस्तकों की संख्या, सबसे पहले रसायन विज्ञान, देखो अपन को पता है 1 दर्जन में 12 बुक होती है, ठीक है। तो इसलिए 10 दर्जन में कितनी हो जाएगी, 10 × 12 कितनी हो गई, 120। इसी प्रकार भौतिक विज्ञान की है 8 दर्जन, तो ये भौतिक विज्ञान की हो जाएगी अपन के पास 8 × 12, ये हो गई 96, ठीक है। इसी प्रकार अपन के इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र की जो दे रखी है, अर्थशास्त्र की बुक आपको दे रखी 10 दर्जन और 1 दर्जन में 12 होती है, तो इसका मतलब टोटल कितनी बुकें हो गई, ये हो गई आपके पास 120 बुक। यानी ये आपको बुक्स की संख्या पता चल गई, ठीक है। यानी दर्जन से पता नहीं कर सकते कितनी बुक्स है, तो अब दर्जन यानी 1 दर्जन में 12 बुक आएगी, तो आपकी टोटल इतनी बुकें हो गई। तो अपन यहाँ लिखेंगे, अब देखो अपन एक मैट्रिक्स तो बनाएंगे पुस्तकों की संख्या वाली और एक मैट्रिक्स बनाएंगे अपन विक्रय मूल्य वाली। तो जब भी अपन मैट्रिक्स गुणा का यूज करते हैं टोटल प्राइस या टोटल निकालना हो, तो अपन क्या करना है, एक मैट्रिक्स तो रो के रूप में बनानी, एक मैट्रिक्स कॉलम के रूप में बनानी। तो एक बनाते हैं अपन रो के रूप में और एक बनाते हैं अपन कॉलम के रूप में। तो पहले अपन रो के रूप में पुस्तकों वालों को लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखो रसायन विज्ञान की, ये रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान और कौन सी है, अर्थशास्त्र, ये हो गई अर्थशास्त्र। ये बुक्स तो अपन लिख लेते हैं, विक्रय मूल्य को आगे लिख लेते हैं, ये विक्रय मूल्य। तो ये बुक्स हो गई, इनकी मैट्रिक्स बना रहे हैं। रसायन विज्ञान की कितनी है, 120, भौतिक विज्ञान की कितनी है, 96, अर्थशास्त्र की कितनी है, 120, ठीक है। इसकी बन गई मैट्रिक्स, इसकी रो के रूप में बन गई। तो अब इसका जो विक्रय मूल्य बनाएंगे ये कॉलम के रूप में बनाएंगे, ठीक है। तो देखो रसायन विज्ञान क्यों कॉलम में क्यों बनाते हैं, क्योंकि रो हमेशा मल्टीप्लाई में कॉलम से होती है, ठीक है। तो इसके संगत यानी पहली वाली पहले वाले से गुणा होगी, दूसरी वाली दूसरे से, तीसरी वाली तीसरे से। तो रसायन विज्ञान की जो बुक है वो रसायन विज्ञान के विक्रय मूल्य से गुणा हो, भौतिक विज्ञान की बुक भौतिक विज्ञान के विक्रय मूल्य से गुणा हो और अर्थशास्त्र की बुक अर्थशास्त्र के विक्रय मूल्य से गुणा हो, इसलिए इसको रो और कॉलम के रूप में लिखा जाता है। तो देखो इसका आपको विक्रय मूल्य क्या लिखना है, इसका विक्रय मूल्य यहाँ पे दे रखा है, क्रमशः दे रखा है, एक का 80 रुपये, ठीक है, एक का दे रखा 60 रुपये और एक का दे रखा 40 रुपये। यानी जैसे इसने क्रमशः दी ना वैसे रसायन पहले, फिर भौतिक, फिर अर्थशास्त्र, ठीक है। और अब इसको बेचने पे टोटल प्राइस कितनी आ गई, ठीक है। तो माना कुल मूल्य इसको x मिलेगा, अपन x मान लेते। देखो अगर इधर भी मैट्रिक्स है, यहाँ पे मैट्रिक्स है, इधर x को मैट्रिक्स के अंदर लिखना, क्यों, क्योंकि मैट्रिक्स को फिर आप मैट्रिक्स के संगत अवयव की तुलना करके इसको लास्ट में आंसर लेंगे, लेकिन यहाँ मैट्रिक्स में लिखना जरूरी है। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में भी हो सकता है मैंने मैट्रिक्स नहीं लगाया हो, उसमें तो मूल्य आपको दे रखा था 1800 रुपये और 2000 रुपये ऐसे कुछ दे रखा था, तो उसको भी आप मैट्रिक्स के रूप में लिख लेना इसके जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में 19वें में, ठीक है ना। इस चीज़ का ध्यान रखना, मैं वहाँ कहना भूल गया था। तो इसलिए दोनों तरफ मैट्रिक्स का रूप होना चाहिए इसमें।
तो अब देखो इसको हल करते हैं। ये मैट्रिक्स के रूप में हल होगा। 120 किससे गुणा होगा? 80 से, प्लस 96 किससे गुणा होगा? 60 से, प्लस 120 किससे गुणा होगा? 40 से। ये इसका मल्टीप्लाई हो गया और इसके इक्वल में कौन सी मैट्रिक्स चल रही है? x। ठीक है, ये अपन यहाँ पे लिख लेते हैं। ये जो पूछ रहा है कुल कितनी धनराशि प्राप्त हुई, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं कुल धनराशि। ये जो मैट्रिक्स है कुल धनराशि यानी x है कुल धनराशि। ठीक है, इसको लिख दिया अपन। तो अब देखो इसको सोल्व करो। 12 96, ठीक है, प्लस 96 इंटू आप जब 6 करोगे 5760 मिलेंगे, प्लस 12 चौक 50, ये मिल गए। ठीक है, और इसके इक्वल टू क्या चल रहा है? x। जब आपने इसको सोल्व किया तो इसको ऐड करोगे तो आपको ये मिलेगा 20,160 और इधर इक्वल टू क्या चल रहा है? x। अब दोनों समान मैट्रिक्स आ गई। इसका मतलब अपन जानते हैं समान मैट्रिक्स में क्या होते हैं? संगत अवयव क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो x का मान आपको मिल गया। अतः लास्ट में लिख देंगे कुल धनराशि उसको मिलेगी, x मानी थी तो x बराबर कितना हो गया? 20,160। ठीक है, 20,160 रुपये इसका ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट। हाँ, अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? इससे पहले इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन ऊपर दे रखी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 और 22 के लिए कॉमन इन्फॉर्मेशन है। इसमें यह दे रखा है कि भाई x, y, z, w और p की जो कोटि ये इस प्रकार की कोटियां दे रखी है क्रमशः। ठीक है, आपको बताना है कि पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई के परिभाषित होने के लिए एन के पी पर क्या प्रतिबंध होने चाहिए, ये आपको ऑप्शन बताना है। ठीक है, तो इसको देखो कैसे करेंगे अपन। सबसे पहले आपको क्या चाहिए? पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई। ठीक है, इसका प्रतिबंध बनाना। ठीक है, तो P मान लो कोई P मैट्रिक्स है। ठीक है, अब P की कोटि क्या दे रही है आपको? देखो P की कोटि आपको दे रही है ये यहाँ से वो लास्ट वाले क्रमशः यहाँ लास्ट है, इसका मतलब उधर भी लास्ट, तो उसकी कोटि दे रही है आपको P इंटू के। और Y की कोटि क्या दे रही है आपको? Y की समझना, Y की कोटि आपको दे रही है ये यहाँ से सेकंड नंबर वाली 3 इंटू के। ठीक है, प्लस दे रखा तो प्लस। इसी प्रकार W की कोटि आपको क्या दे रखी है? यहाँ से W कोटि n इंटू 3। और फिर आपको Y की कोटि दे रखी है। Y की कोटि क्या दे रखी है? देखो Y की कोटि अपन को दे रखी है यहाँ से सेकंड वाली 3 इंटू के। मैंने आपको पहले बताया था, काफ़ी सारे रूल पढ़े थे अपन ने। अब दो मैट्रिक्स ये गुणा में है, तो दो मैट्रिक्स गुणा में होने के लिए क्या होता है? इसका लास्ट और इसका फर्स्ट सेम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। और जब ये दोनों गुणा करेंगे पी वाई, आपको पी वाई के बारे में बोल रहे हैं ना, तो जो दोनों गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगी वो कितने बाई कितने की बनेगी? देखो यहाँ से वो बनेगी P इंटू के वाली। क्या बनेगी? P इंटू के। लेकिन ये परिभाषित होने के लिए ये जो कंडीशन है ना, ये गुणा के लिए परिभाषित होने के लिए ये जो दोनों गुणा कब होगी? जब यहाँ पे के भी क्या होगा? 3 होगा, तभी तो सेम होंगे, तभी तो गुणा होगा। तो इसलिए यहाँ से मेरे को पता चल गया के का मान क्या होना चाहिए? 3। यहाँ से ये पता चल गया। यहाँ से भी ये गुणा कब परिभाषित होगी? जब ये सेम है। ये तो सेम है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अब क्या है, जैसे ये गुणा हुई, अब गुणा होने के बाद जो रिजल्ट आएगा, ठीक है, मान लो ये P और Y गुणा में आ गई। अब ये गुणा होने के बाद जो रिजल्ट आएगा, एक पर एक तो आपके पास आ गया। गुणा में परिभाषित होने के लिए के बराबर 3 चाहिए। यहाँ पे सेम ही है। अब जैसे मान लो P और Y गुणा किया तो रिजल्ट क्या आता है? इधर ये तो सेम होता है, इससे पता चलता है कि अपन को ये गुणा हो जाएगी ये सेम होने के बाद। इधर फर्स्ट और उधर लास्ट में जो बचता है उतने में उतने की मैट्रिक्स बनती है। तो अब यहाँ से P इंटू के की मैट्रिक्स बनेगी। जब आप इस दोनों को गुणा करोगे तो P बाई के रूप में इसका आंसर आएगा मैट्रिक्स का। ठीक है, इसी प्रकार अब देखो प्लस, अब यहाँ पे देखना, इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे W और Y को, ठीक है, दोनों मैट्रिक्स, इससे तो पता चल गया सेम मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, परिभाषित होने के लिए। अब जो इधर फर्स्ट उधर लास्ट बचता है, इतने इतनी की मैट्रिक्स बनती है। तो ये बच गया आपके पास n क्रॉस के। इसका गुणा करने के बाद ये आंसर बनेगी, इतने कोटि बनेगी, और इसको गुणा करने के बाद P इंटू के की कोटि बनेगी। अब देखो यहाँ से अब दोनों ऐड हो रही है, तो दोनों ऐड होने के लिए आपको पता है दो मैट्रिक्स कब जुड़ती है?
जब उनकी कोटि समान होती है। ठीक है, तो यहाँ देखो के और के तो समान है, अब यहाँ पे पी और एन भी समान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए भाई। अब योग में योग के परिभाषित होने के लिए क्या जरूरी है, परिभाषित होने के लिए, तो योग के परिभाषित होने के लिए ये चीज जरूरी कि इनकी कोटि सेम होनी चाहिए। तो यहाँ के वाली तो सेम है, लेकिन पी और एन का पता नहीं सेम है नहीं, तो इसलिए पी और एन आपका क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर पी और एन भी सेम है तो ये कोटि और ये कोटि क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। यानी यहाँ पे जो एन है वो कोई पी होना चाहिए। ठीक है, तो कोटि बराबर हो जाएगी, फिर ये ऐड हो जाएगी। तो आपको एक प्रतिबंध तो आ गया, यानी यहाँ पे के बराबर क्या होना चाहिए 3 और पी बराबर क्या होना चाहिए एन। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है ये राइट है। अब अपन क्वेश्चन नंबर 22 के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में भी क्या है, ये सिचुएशन 22 के लिए भी है, 21 के लिए भी, दोनों सेम है। एक्स वाई जेड डब्ल्यू की कोटियां और पी की कोटियां वो ऊपर दे रखी वो की वही है। अब ये कह रहा है कि यदि एन और पी बराबर हो तो अब ये जो 7x - 5z इसकी कोटि क्या होगी, इन ऑप्शनों में से बताना है। ठीक है, तो देखो 7x, तो यहाँ से 7x - 5z की, तो x की कोटि क्या आपके पास, x की कोटि यहाँ से देखो 2 × n, और इसके बाद आपके पास z की कोटि क्या है, तो z की कोटि आपके पास z की कोटि 2 × p है। ठीक है जी, ये x की कोटि ये z की कोटि। अब मुझे ये बताओ, अब दोनों घट रहे हैं तो इनको घटाने के लिए जो परिभाषित होने के लिए कौन सी कंडीशन जरूरी है, दोनों की कोटि समान होनी चाहिए। ठीक है, तो 7x - 5z परिभाषित होने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों कोटियां सेम होनी चाहिए। मतलब 2 × n बराबर 2 × p होना चाहिए, दोनों कोटियां सेम होनी चाहिए। ठीक है, और n और p तो इसने खुद ने ही बराबर बताया। ये जो सिचुएशन है ये वाला, इसमें से कौन सा आपके ऊपर आंसर मिल रहा है, जो ऑप्शन में होगा वो आपका लिए राइट है। तो देखो इसमें से देखो कौन सा वाला है, ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, ये वाला भी नहीं, ये वाला है। ठीक है, तो अगर ऑप्शन में 2 × p होगा तो भी राइट है, अगर ऑप्शन में 2 × n होगा तो भी राइट है। तो इसी के साथ अपन की प्रश्नावली 3.2 यही समाप्त हुई, और अब अपन नेक्स्ट 3.3 एक्सरसाइज अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे बेसिक के साथ। सभी वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, और अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों को जरूर शेयर कीजिएगा।